नमस्कार साथियों, मैं मनोज शर्मा बैंको कैरियर एकेडमिक के ऊपर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, हम विगत कक्षाओं में चर्चा कर रहे थे आपके समास के बारे में और समास के अंतर्गत हमने आपका अविभाव समास और समास की भूमिका के बारे में अध्ययन किया था। तो आज हम इसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए समास का एक अन्य दूसरा भेद है द्वंद्व समास और उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपका क्या है? द्वंद्व समास। सबसे पहले तो ये बात आती है एग्जाम के अंदर कि जो द्वंद्व शब्द है इसको किस प्रकार लिखा जाता है। इसको दोस्तों आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, द्वंद्व। एक बार एग्जाम के अंदर साथियों द्वंद्व शब्द है, इसका विस्तारित रूप एग्जाम में पूछ लिया गया था। तो देखो, ऊपर वाला जो अक्षर होता है साथियों वो अपने आप में क्या होता है? अर्धाक्षर। तो इसके अंदर द कितना है आपका? आधा है। फिर नीचे वाला अक्षर जो वह है वो कितना है आपका? पूर्णाक्षर है। तो वह इसके अंदर क्या है आपका? पूर्णाक्षर, द वह। फिर न कितना है आपका? अर्धाक्षर। फिर इसके अंदर भी द कितना है आपका? अर्धाक्षर। और वह आपका क्या है? पूर्णाक्षर। तो द्वंद्व को आप चाहो तो इस प्रकार भी लिख सकते हो। दोस्तों, द्वंद्व आपका ये भी सही है और द्वंद्व आपका ये भी सही है। और किस प्रकार लिख सकते हो? चाहो तो इस न का हम क्या बना सकते हैं? अनुस्वार बना सकते हैं। जैसे द के नीचे क्या लिख दिया? वह। ऊपर क्या लगा दिया? अनुस्वार। और इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। तो द्वंद्व समास के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो एग्जाम के अंदर इस प्रकार से आपका पूछा हुआ है। अगर हम दोस्तों बात करते हैं कि द्वंद्व जो शब्द है इसका अर्थ क्या होगा, अगर हम बात करते हैं साथियों द्वंद्व शब्द के अर्थ की बात करते हैं। देखो, द्वंद्व समास के अंदर जो शब्द आते हैं वो किस में आते हैं? आपके जोड़े में आते हैं। किस में आते हैं? जोड़े में आते हैं। द्वंद्व समास के अंदर जो भी आपके शब्द आएंगे किस में आएंगे? आपके जोड़े में आएंगे। जैसे आपका माता पिता, भाई बहन, गौरी शंकर। तो इसके अंदर जो शब्दों का समूह है किस में आता है? जोड़ा। तो आप इसका अर्थ जोड़े से भी ले सकते हो। और जोड़ा शब्द है इसके लिए आपका शब्द होता है आपका युगल। क्या होता है आपका? युगल भी होता है। दोस्तों, द्वंद्व शब्द देखें वैसे अपने आप में एकार्थी शब्द नहीं है, अनेकार्थी शब्द है। अर्थ की दृष्टि से शब्द कई प्रकार के होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, विलोमार्थी और आपका समानार्थी। तो द्वंद्व जो शब्द है वो आपका क्या है? अनेकार्थी शब्द है जिसके कई अर्थ निकलते हैं। यहां हमने क्या की बात की कि इसका अर्थ किससे ले सकते हैं? शब्द किसके रूप में आते हैं? आपके जोड़े के रूप में आते हैं या युगल जिसको आप कहते हो। जैसे दो व्यक्तियों के मध्य लड़ाई झगड़ा होता है तो आप क्या कहते हो? उसके मध्य क्या हो रहा है? द्वंद्व युद्ध हो रहा है। तो आप द्वंद्व का अर्थ अन्य वे के अंदर लेना चाहें तो इसका अर्थ क्या हो सकता है? आपका लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। द्वंद्व का अर्थ क्या हो सकता है? आपका लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। जैसे कई बार हम किसी दो राह पर खड़े होते हैं, किसी काम को करना चाहते हैं तो हमारे सामने हमारे मन में उलझन आती है कि क्या करे क्या नहीं करे। तो ऐसी स्थिति को भी क्या कहते हैं? आपकी द्वंद्व कहा जाता है। तो मन है उसकी अस्थिर दशा को भी आप क्या कहते हो? द्वंद्व कह सकते हो। अर्थात क्या करे क्या नहीं करे। तो मन की अस्थिर दशा, मन की अस्थिर दशा को भी क्या कहते हैं? आपका द्वंद्व कहा जा सकता है। और मन की जब अस्थिर दशा होती है उस समय अर्थ ले सकते हैं हम इसका कि मन में ये भाव चलते रहते हैं, क्या करे क्या नहीं करे। इसका मतलब कौन सा भाव है? आपका उलझन का भाव है। तो द्वंद्व का मतलब क्या हो सकता है? आपका उलझन भी हो सकता है। जैसे किसी विषय वस्तु के बारे में आपकी जानने की जिज्ञासा है लेकिन आप उसको जान नहीं पा रहे हो तो वो आपके लिए क्या है? रहस्य। तो जब तक रहस्य क्लियर नहीं होता है तब तक आपके मन में क्या रहता है? आपका द्वंद्व रहता है। तो द्वंद्व का मतलब क्या होता है? आपका रहस्य भी होता है।
और कई अर्थ ले सकते हैं। देखो द्वंद्व है वो अपने आप में अनेकार्थी शब्द है। एग्जाम में आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा द्वंद्व का अर्थ है नहीं है। और इसका एक अर्थ आप शंका के रूप में भी ले सकते हो। शंका है उसे भी क्या कह सकते हो, आपका द्वंद्व कहा जा सकता है। तो उलझन है, समस्या है, शंका है, रहस्य है, गुप्त है, लड़ाई झगड़ा है, मन की अस्थिर दशा है। कई अर्थों में हम द्वंद्व शब्द का क्या करते हैं, आपका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इस समास के अंदर क्या आएगा कि जैसे मान लो आपके सामने प्रश्न आएगा निम्न में से किस शब्द में, किस ऑप्शन में आपका क्या है, द्वंद्व समास। तो ये तो आपके अर्थ है और द्वंद्व शब्द किस प्रकार से लिखा जाता है ये भी आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न आपका एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और कई बार आपका आ चुका है शब्द शुद्धिकरण के अंतर्गत। तो ये तो है इसके अर्थ के बारे में। हमने बात की थी कि पदों के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं, आपके 4 प्रकार के। जो अविभाव समास होता है उसके अंदर आपका पहला पद प्रधान होता है। तो द्वंद्व समास के अंदर कौन सा पद प्रधान होता है, अगर हम बात करते हैं दोस्तों, द्वंद्व समास के अंदर आपका प्रथम पद प्रधान होता है। और प्रथम पद किस में होता है, आपका अविभाव समास में भी क्या होता है, प्रधान होता है। लेकिन द्वंद्व समास में प्रथम पद प्रधान के साथ साथ दूसरा पद है वो भी क्या रहता है, आपका प्रधान रहता है। इसके अंदर द्वितीय पद है वो भी क्या रहता है, प्रधान रहता है। तो आप डायरेक्टली ऐसा भी कह सकते हो कि इस समास में दोनों पद क्या होते हैं, आपके प्रधान होते हैं। दोस्तों समास के अंदर अधिकांश तो क्या होते हैं, 2 पद होते हैं। जैसे आपका राजपुत्र, राजा प्लस पुत्र 2 पद हो गए। जैसे मैंने कहा भरपेट, तो भर और पेट 2 पद है। जैसे माता पिता, तो माता पिता 2 पद है। लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि पद आपके 2 से अधिक भी होते हैं। जैसे मैंने कहा कंद मूल फल 3 पद हो गए, दाल बाटी चूरमा 3 पद हो गए। तो समास के अंदर 2 या 2 से अधिक पद होते हैं। तो कहने का मतलब अगर 2 पद हैं तो दोनों प्रधान होंगे और 2 से अधिक है तो आपके सभी पद प्रधान होंगे। तो इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि द्वंद्व समास के अंदर दोनों, अगर 2 है जैसे माता पिता तो माता और पिता, और 2 से अधिक आ गई जैसे दाल बाटी चूरमा तो क्या बनाओगे, दाल बाटी और चूरमा। तो ऐसी कंडीशन में आपके तीनों, या ऐसा कह सकते हो इसमें आपके सभी पद क्या होते हैं, आपके प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास के अंदर दोनों या सभी पद क्या रहते हैं, आपके प्रधान रहते हैं। एक प्रश्न यहां से बन सकता है। और प्रश्न क्या आ सकता है एग्जाम में, कई बार ऐसा भी आया हुआ है कि द्वंद्व समास में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। द्वंद्व समास में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। याद रखना दोस्तों, द्वंद्व समास के अंदर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, आपका योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। द्वंद्व समास में किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, आपका योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और योजक चिन्ह किसके समान होता है, आपका ऋण आवेश के समान होता है। जैसे प्लस और माइनस बोलते हो ना, तो जो माइनस का चिन्ह होता है जिसको आप बोलते हो ऋण, ऐसा ही चिन्ह किसका होता है, आपका योजक चिन्ह होता है। जैसे हम विग्रह करते हैं समास के अंदर माता पिता, तो माता और पिता इसके बीच में आप जो डैश सी लगाते हो, इसी डैश को क्या कहा जाता है, आपका योजक चिन्ह कहा जाता है। तो एक बात यह भी ध्यान रखना है कि द्वंद्व समास के अंदर योजक चिन्ह का भी क्या होता है, आपका प्रयोग होता है। और यहां हमने क्या लिखा कि समास में क्या होते हैं, दोनों या सभी पद प्रधान होते हैं। प्रधान का मतलब होता है जिस पद पर अर्थ का बल पड़े उसे क्या कहा जाता है, आपका प्रधान पद कहा जाता है। और जिस पद पर अर्थ का बल नहीं पड़े उसे क्या कहते हैं, आपका गौण पद कहते हैं। देखो प्रधान कैसे होगा, जैसे मैंने कहा माता पिता की सेवा करो, माता योजक चिन्ह, पिता की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो। ये सेंटेंस आपके सामने है और रेखांकित करके आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें समास कौन सा है, तो आपका द्वंद्व समास। अब हमने बात की यहां प्रधान कैसे है।
प्रधान का मतलब होता है अर्थ का बल पड़ना चाहिए। तो क्या दोनों शब्दों पर अर्थ का बल पड़ता है? यानी कि सेवा किसकी करनी है बताओ, अकेली माता की करनी है या अकेले पिता की या फिर दोनों की? सेवा किसकी करनी है? माता की भी करनी है और पिता की भी करनी है। इसका मतलब अर्थ है वो किस पर डिपेंड हो रहा है? आपका दोनों शब्दों पर, दोनों पदों पर डिपेंड है। तो अर्थात इसमें आपका दोनों पद प्रधान है। जैसे मान लो आप शादी विवाह में कहीं जीवने जाते हो तो वह कहते हैं दाल बाटी चूरमा, कि मुझे या मैं दाल बाटी चूरमा या मुझे दाल बाटी चूरमा अच्छा लगता है। दाल बाटी चूरमा अच्छा लगता है। अब यहां आपको अच्छा क्या लगता है? अब इसके अंदर तीनों पद है वो अपने महत्व को दर्शाते हैं। दाल भी अच्छी लगती है, बाटी भी अच्छा लगता है और आपका चूरमा भी। इसका मतलब इसमें तीनों पद क्या है? आपके प्रधान है। तो जहां अर्थ जिसको प्रभावित करे वहां आपका क्या होता है? प्रधान पद होता है। जबकि अविभाव में आपका पहला पद प्रधान होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न जो एग्जाम में बनता है वो आपका यहां से बनाया जा सकता है। और क्या हम बात करते हैं कि जैसे द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास के अंदर जैसे हम विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय क्या क्या आता है? द्वंद्व समास में विग्रह करते समय आप किन शब्दों का प्रयोग करते हो? द्वंद्व समास में विग्रह करते समय हम और तथा एवं, और तथा एवं आदि इत्यादि या अथवा आदि शब्दों का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। हम ऑलमोस्ट क्या पढ़ते हैं कि द्वंद्व समास में और करते हैं, जैसे माता पिता, माता और पिता। तो लगभग हम बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं साथियों कि द्वंद्व समास में योजक के स्थान पर किसका प्रयोग करते हो? आप और का प्रयोग करते हो। लेकिन ध्यान रखना साथियों, और के अलावा भी बहुत सारे ऐसे कनेक्टिव वर्ड्स हैं जिनका हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो द्वंद्व समास में और का प्रयोग कर सकते हो, तथा का प्रयोग कर सकते हो, एवं का प्रयोग कर सकते हो, आदि का प्रयोग किया जा सकता है, इत्यादि का कर सकते हो, या का कर सकते हो, या अथवा का कर सकते हो। तो इन शब्दों का प्रयोग द्वंद्व समास में किया जा सकता है। साथियों अगर हम बात करते हैं द्वंद्व समास के भेदों की, तो भेद कितने होते हैं? आपके 3 होते हैं। द्वंद्व समास के भेद कितने होते हैं? आपके 3 होते हैं। कितने होते हैं? आपके 3 होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है आपका इतरेतर द्वंद्व, एक होता है समाहार द्वंद्व और एक होता है आपका वैकल्पिक द्वंद्व। तो एक होता है आपका इतरेतर द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास। दूसरा होता है आपका समाहार द्वंद्व समास और तीसरा होता है आपका वैकल्पिक द्वंद्व समास। हम तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। द्वंद्व समास 3 प्रकार के होते हैं आपके, इतरेतर, समाहार और आपका वैकल्पिक होता है। तो दोस्तों जो इतरेतर द्वंद्व होता है उसके अंदर तो क्या होता है? जैसे माता पिता, तो क्या लिखते हो आप? माता और पिता। तो वहां आप और तथा और एवं का प्रयोग कर सकते हो। समाहार के अंदर किसका प्रयोग होता है? आदि इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे आपका शब्द है भूत प्रेत, तो क्या कहते हो? भूत प्रेत आदि। तो वहां किसका प्रयोग करते हो? आदि या इत्यादि का प्रयोग करते हो। वैकल्पिक के अंदर किसका प्रयोग करते हैं हम? या और अथवा का प्रयोग किया जाता है। जैसे आजकल, तो आज या कल। तो इस किस प्रकार से आपको पहचान करनी है कि इतरेतर द्वंद्व में क्या आएगा, समाहार में क्या आता है और वैकल्पिक में क्या आता है, इनके बारे में हम एक एक करके क्या करते हैं? आपकी जानकारी हासिल करते हैं। तो द्वंद्व समास 3 प्रकार के होते हैं, इतरेतर, समाहार और आपका वैकल्पिक। इतरेतर में आता है और तथा एवं का प्रयोग करते हैं।
समाहार में आदि इत्यादि का प्रयोग करते हैं और वैकल्पिक में किसका प्रयोग करते हैं, आपका या अथवा का प्रयोग किया जाता है। जैसे राधे श्याम, तो राधे श्याम में क्या लगाते हो आप, और का प्रयोग करते हो, राधा और श्याम। जैसे आप कह दिया कंकड़ पत्थर, तो क्या बनाओगे, कंकड़ पत्थर आदि का प्रयोग करोगे। जैसे आपका शब्द आ गया यस अपयस, तो यस अथवा अपयस बना सकते हो। तो कहने का मतलब द्वंद्व समास में विग्रह के समय इन सभी शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या द्वंद्व समास के अंदर संख्यावाची पद आते हैं क्या दोस्तों? हाँ साथियों, द्वंद्व समास के अंदर आपका संख्यावाची पद भी आता है। द्वंद्व समास में क्या आते हैं, आपके संख्यावाची पद भी आते हैं। अब कई विद्यार्थी कहेंगे कि सर संख्यावाची पद तो किस में आते हैं, द्विगु समास में आते हैं। किस में आते हैं, आपके द्विगु समास में। दोस्तों हर संख्यावाची पद है वो आपका किस में नहीं आता है, द्विगु समास में नहीं आता है। एक बात क्लियर और कर देना चाहता हूं आपको कि संख्यावाची पद है वो आपका प्रत्येक समास में आ सकता है, बशर्ते उसकी प्रकृति कैसी है उस पर डिपेंड करता है। तो कौन सा संख्यावाची पद है वो आपका कहां आता है उसकी भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। साथियों जैसे मैंने कहा संख्यावाची पद है उसमें कौन कौन सी संख्याएं हैं वो कहां पर आएगी, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना। किताबों में आपको ये नहीं मिलेगी ऑलमोस्ट, तो आपको ये ध्यान रखना संख्यावाची पद है वो कौन सा कहां पर आता है। अगर हम संख्याओं की शुरुआत करते हैं दोस्तों, हम ऑलमोस्ट पढ़ते हैं ना 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 से पढ़ते हैं, 1 से नीचे शून्य है ना, और शून्य और 1 के बीच में क्या होता है, 1/4 1/2 1/3/4 है ना, पाव आधा पौन जिसको आप कहते हो। तो हम स्टार्टिंग कर लेते हैं आपकी 1 से। जैसे मान लो कोई संख्या है आपके सामने 1, अगर हम बात करें संख्या 1 आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद में दोस्तों 11 12 नहीं, 10 के बाद में जो संख्याएं हैं आपकी 11 से 18, 11 से 18 अलग अलग बनाएंगे इसका। 18 के बाद में आपकी 19, तो 1 से लेकर 10 तक, और फिर 10 के राउंड में 20 30 40 50 60 70 80 90 100। अब 100 के बाद में 100 के राउंड में 200 300 400 500 600 700 800 900 1000। ये जो संख्याएं हैं वो तो किस में आती है दोस्तों, द्विगु समास में। किस में आती है आपकी, द्विगु समास में आती है। किस में आएगी आपकी, जैसे मान लो शब्द आ गया चौराहा, चौ यानी 4, 4 रास्तों का समूह है। संख्या कितनी आ रही है, 4 आ रही है। अब चौराहा शब्द है 4 रास्तों का समूह, तो किस में आएगा आपका, द्विगु समास के अंदर आ जाएगा। जैसे आपका त्रिफला, 3 फलों का समार। जैसे मान लो आपका शब्द आ गया शताब्दी, शत यानी 100, अब्द यानी वर्ष, तो ऐसी संख्याएं किस में आएगी आपकी, द्विगु समास के अंदर। 11 से 18, उसके बाद में 21 से 28, 31 से 38। अब देखो 11 से 18, 21 से 28, 31 से 38, 41 से 48, 51 से 58 है ना, 11 12 13 14 15 16 है ना। ये सारी संख्याएं दोस्तों किस में आती है आपकी, द्वंद्व समास में। किस में आती है आपकी, द्वंद्व समास में। जैसे मैंने कहा 11, तो क्या होगा 10 और 1, 18 10 और 8, जैसे कह दिया 52 तो 50 और 2, जैसे कह दिया 68 तो 60 और 8। कहने का मतलब 11 से 18, 21 से 28, 31 से 38, 41 से 48, ये जो संख्याएं हैं वो किस में आती है आपकी, द्वंद्व समास के अंदर आती है। बाकी जो संख्या है दोस्तों आपकी, जैसे 19, क्या बच गया, 1 से 10, 11 से 18 19, 20, 21 से 28 क्या बच गया आपका 29, फिर आपका 30, 31 से 38 आपका 39, 49। ये जो संख्याएं हैं वो किस में आ सकती है आपकी, अविभाव समास में। किस में आ सकती है आपकी,
अविभाव समास में। क्यों? इन सभी में क्या है आपका उन है, और उन एक क्या होता है आपका उपसर्ग होता है, और उपसर्ग किस में आता है आपका अविभाव समास में आता है। जैसे भर है, प्रति है, आ है, स है, ये उपसर्ग किस में आते हैं आपके अविभाव में। जैसे 19 20 से 1 कम, 29 30 से 1 कम, 39 40 से 1 कम। तो उपसर्ग की प्रकृति होने के कारण इसको आप कहां ले सकते हो, अविभाव समास में भी शामिल किया जा सकता है। तो संख्या कितनी हो गई, 1 से 10, 11 से 18, 19 20, 21 से 28, 29 30, 31 से 38, और आपका 39 और आपका 40। ये जो संख्याएं हैं वो किस में आती है आपकी अलग अलग समास के अंदर आपकी आती है। तो संख्यावाची पद है वो आपका अलग अलग प्रकृति के अकॉर्डिंग आपका अलग अलग प्रकार से दिया जाता है। अगर साथियों मान लो ऐसा आ जाए ये सारी संख्याएं आ गई, लेकिन इसके अलावा संख्यावाची और कहां आएंगे। अगर मान लो कोई संख्यावाची पद है, इनमें से कोई हो, अगर मान लो कोई संख्यावाची पद है और वो किसी तीसरे अर्थ में हो रहा है, अन्य अर्थ में अगर कोई संख्यावाची है वो अगर अन्य अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है, तो वहां आपका समास कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। संख्यावाची पद है वो किसी तीसरे अर्थ में जा रहा है, तो वहां आपका समास कौन सा होगा, बहुव्रीहि समास होगा। अब देखो द्विगु में भी संख्या आती है, द्वंद्व अविभाव और बहुव्रीहि के अंदर भी। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे आपका शब्द है, जैसे मान लो शब्द आ गया आपका त्रिनेत्र, त्रि यानी 3, नेत्र यानी आंखें, 3 संख्यावाची है, कहां आना चाहिए, द्विगु में। लेकिन किसका पर्यायवाची है, भगवान शिव का, तो बहुव्रीहि हो जाएगा। जैसे दशानन संख्या कौन सी है आपकी 10, किस में आना चाहिए, द्विगु में, लेकिन किसका पर्याय हो गया आपका रावण का, तो कहां आएगा आपका बहुव्रीहि के अंदर आएगा। तो 1 से लेकर सभी संख्याएं हमने अध्ययन कर ली। और दूसरी बात दोस्तों, ये जो द्विगु समास है वो किसका भेद है आपका, तत्पुरुष का भेद है। द्विगु किसका भेद है आपका, तत्पुरुष का भेद है। तो अगर मान लो ऐसा आ गया चौराहा शब्द में समास कौन सा है, वैसे तो क्या होगा आपका द्विगु समास, लेकिन द्विगु ऑप्शन में नहीं हो तो विकल्प के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है आपका तत्पुरुष हो सकता है। तो कहने का मतलब द्विगु है, किसका भेद है आपका, तत्पुरुष का। क्या कर्मधारय समास के अंदर भी संख्याएं आती है क्या, जैसे मान लो कोई संख्या है आधा, पूर्ण, ये जो संख्याएं हैं वो किस में आती है आपकी कर्मधारय समास में आती है। जैसे आपका शब्द आ गया अर्धचंद्र, तो अर्धचंद्र तो आधा है जो चंद्रमा, तो अर्ध क्या हो गई आपकी विशेषता हो गई। विशेषता किस में आता है, जैसे पूर्ण, पूर्ण प्लस आकार, तो पूर्ण प्लस आकार पूर्णाकार, तो ये चीजें किस में आएगी आपकी कर्मधारय समास के अंदर। और सामान्य हिंदी में हम समास के 6 भेद पढ़ते हैं आपका द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व, अविभाव, बहुव्रीहि और आपका कर्मधारय। तत्पुरुष के 2 भेद होते हैं आपके, कौन से, द्विगु और आपका कर्मधारय। तो कहने का मतलब जो संख्याएं हैं वो ऑलमोस्ट सभी समासों के अंदर किसी न किसी प्रकार से आ सकती है। लेकिन सीधा आ जाए संख्यावाची पद किस समास में होता है, तो अगर विकल्प ज्यादा हो आपके सामने तो ऐसी कंडीशन में राइट आंसर क्या हो सकता है आपका द्विगु। लेकिन ये बात अपने आप में पूर्णतः सत्य नहीं है दोस्तों कि संख्यावाची पद है वो केवल आपका द्विगु में आता है। संख्यावाची पद है वो आपकी सभी समास के अंदर आ सकते हैं, वो उनकी प्रकृति पर डिपेंड करता है कि दिया गया शब्द है वो आपका किस प्रकार से है। तो हम पढ़ रहे थे आपका, ये आपकी सामान्य सी जानकारी है, ये भी आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। ऐसी जो बातें होती है वो आपको किताबों के अंदर न के बराबर मिलती है, या आपका बेसिक जो नॉलेज होता है उस पर डिपेंड करता है कि आपको अगर उसके बारे में जानकारी है तो बेहतरीन तरीके से आप इन चीजों को आप एक साथ जोड़कर रख सकते हो। तो इसको भी आप चाहो तो ध्यान रख सकते हो, इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखो द्वंद्व समास की हमने बात की थी, कितने प्रकार होते हैं आपके, 3 प्रकार होते हैं। अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे आपका कौन सा है, इतरेतर द्वंद्व। सबसे पहले पढ़ेंगे आपका कौन सा है, इतरेतर द्वंद्व समास। समास का नाम क्या है आपका, इतरेतर
द्वंद्व समास। इतरेतर शब्द किससे बना है दोस्तों? इतरेतर शब्द है वो किससे बनता है? आपका इतर प्लस इतर से बनता है। किससे बनता है? आपका इतर प्लस इतर से। गुण संधि है इसके अंदर। इतरेतर शब्द है वो किससे बना है? आपका इतर प्लस इतर से बना है। और संधि कौन सी है इसके अंदर? आपकी गुण स्वर संधि। गुण संधि में क्या होता है कि ए या आ के सामने, यहां ए है, सामने क्या है? ई। तो ए या आ के सामने ई आने पर क्या बनता है? आपका ए बनता है। जैसे नर प्लस इंद्र नरेंद्र, वैसे इतर प्लस इतर क्या होता है? इतरेतर होता है। सर इस इतर का अर्थ क्या होता है? देखो दोस्तों, इत्र एक आपका युग्म शब्द भी है। एक तो होता है इत्र, ये इत्र आप जानते हो, जिसे आप क्या बोलते हो? सेंट, परफ्यूम, सुगंधित लिक्विड या द्रव। इसका मतलब तो होता है, इत्र का मतलब होता है सुगंधित द्रव, जिसको आप सेंट कहते हो, वो तो होता है इत्र। और एक होता है इतर, ई तय पूरा आएगा फिर रे। इस इतर का मतलब होता है अन्य या दूसरा, अन्य या दूसरा होता है। जैसे मानव प्लस इतर मानवेतर। तो मनुष्य के अलावा जो अन्य प्राणी होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मानवेतर कहा जाता है। साहित्य प्लस इतर साहित्येतर। इतर का मतलब होता है अन्य या दूसरा। अब देखो इतरेतर समास में क्या क्या आ सकते हैं आपके? इतरेतर समास में आपके देखो, एक तो आएंगे आपके संख्यावाची पद। कौन से आएंगे? आपके संख्यावाची पद आएंगे इतरेतर समास में। एक तो क्या आएंगे? आपके संख्यावाची पद आएंगे। और संख्याएं कौन कौन सी आएगी? अभी हमने बात की थी। संख्याएं आएंगी जैसे 11 से 18, 21 से 28, 31 से 38। ये संख्याएं किस में आएगी? आपकी इतरेतर समास के अंदर। यहां से आपके सामने कोई संख्या आ जाए, आपको सबसे पहले क्या लिखना है? बड़ी संख्या। जैसे मान लो दोस्तों, आपके सामने संख्यावाची पद आ गया 11 से 18, कोई भी संख्या ले लो आप। जैसे ये आ गया आपका सामने 15, तो 15 का आप समास वगैरह क्या करोगे? 15 कितने होते हैं दोस्तों? आपको 10 प्लस कितने होते हैं? आपके 5 होते हैं। तो आप क्या बनाओगे? 10 और 5, 10 और 5। जैसे मान लो कोई संख्या आ गई आपके सामने 24। 24 कितने होते हैं? आपके 20 प्लस 4 होते हैं। तो क्या बना दोगे इसका? 20 और 4। तो ये जितनी भी संख्याएं हैं आपकी, वो सारी किस में आएगी? आपकी द्वंद्व समास के अंदर आएगी। 20 और 4। जैसे 52 तो 50 और 2, 68 तो 60 और 8। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये संख्यावाची पद है। 11 से 18, 21 से 28, 31 से 38, 41 से 48, 51 से 58। ये सभी संख्याएं आपकी द्वंद्व समास के अंदर आपको क्या करनी है? शामिल करनी है। और शामिल भी किस में होगी? द्वंद्व में। आपकी इतरेतर द्वंद्व के अंदर आपकी क्या करनी है? शामिल करनी है। तो एक तो इसमें क्या आएंगे? आपके संख्यावाची पद आएंगे। पहली बात तो हो गई, इसमें क्या आएंगे? आपके संख्यावाची पद आ सकते हैं। कौन कौन संख्या आएगी ये आपको ध्यान रखना। दूसरी बात, इसके अंदर और क्या आएंगे? आपके लिंग आधारित शब्द। और इसके अंदर हम विग्रह करते हैं, तो विग्रह करते समय किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? इतरेतर के अंदर विग्रह करते समय ध्यान रखना, अधिकांशतः हमें किसका प्रयोग करना है? और का प्रयोग करना है। और अगर नहीं करना चाहो तो और के स्थान पर आप चाहो तो रेयर केस के अंदर तथा का प्रयोग भी हो सकता है और एवं का प्रयोग भी किया जा सकता है। लेकिन ऑलमोस्ट हम किसका प्रयोग करते हैं? और का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दूसरी बात क्या है इसके अंदर? इसमें आते हैं आपके लिंग आधारित शब्द। क्या आते हैं? आपके लिंग आधारित शब्द।
अब देखो लिंग को इंग्लिश में बोलते हैं आपका जेंडर। हिंदी में कितने होते हैं? 2, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत में होते हैं 3, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और आपका नपुंसकलिंग। और लिंग को इंग्लिश में कहा जाता है आपका जेंडर। और जेंडर इंग्लिश में कितने प्रकार के होते हैं आपके? 4 प्रकार के, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और आपका कॉमन। तो प्रत्येक भाषा का जो व्याकरण है दोस्तों, उसके अंदर कुछ भिन्नताएं होती हैं। तो लिंग आधारित जो शब्द है वो भी कहां आएंगे आपके? जैसे माता है, उसका क्या होगा? पिता। भाई का बहन, है ना। चाचा का चाची बना सकते हो। जैसे माता पिता शब्द है, तो माता पिता का आप क्या बनाओगे दोस्तों? इसका माता और पिता। विग्रह क्या बन जाएगा इसका? आपका माता और पिता। भाई बहन, भाई और बहन। चाचा चाची, चाचा और चाची। तो बहुत सारे शब्द हैं। इसके आधार लिंग आधारित में आपका पति पत्नी का भी यूज कर सकते हो। जैसे मान लो गौरी शंकर शब्द क्या है आपका? गौरी शंकर। तो गौरी शंकर में देखो गौरी पत्नी है किसकी? आपकी भगवान शिव की। तो क्या बनाओगे इसको आप? गौरी और शंकर। गौरी और शंकर। अपोजिट जेंडर के साथ किसका प्रयोग करते हैं? आपका और का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि तो दोनों का जेंडर अपोजिट है। ये स्त्रीलिंग और ये क्या है आपका? पुल्लिंग। और जहां स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का जोड़ा आता है वहां विग्रह करते समय हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं? आपका स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग पहले किया जाता है। ऐसा नहीं बनाना है आपको शंकर और गौरी। क्या बनेगा इसका? आपका गौरी और शंकर बनेगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं आपके। जैसे आपका शब्द है राधे श्याम। शब्द क्या है आपका? राधे श्याम। अब राधे श्याम का अगर आपको विग्रह करना है तो पहले किसका प्रयोग करोगे आप? राधा का। तो क्या बन जाएगा आपका? राधा और श्याम बन जाएगा। राधा और श्याम बन जाएगा। तो अपोजिट जेंडर जितने भी है आपके, चाहे वो आपका सजीव में हो या फिर अन्य के अंदर, जैसे पशु पक्षी होते हैं उनके अंदर भी अगर आपके जीव हैं तो उनमें भी क्या आएगा? आपका यही आएगा। या 2 अलग अलग प्रजाति के जीवों की भी एक साथ बात कर लेते हैं। जैसे मान लो कोई शब्द आ गया आपके सामने काकोलूक। कई बार कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें संधि भी होता है आपका और समास भी होता है। ऐसा आ गया काकोलूक शब्द में समास कौन सा है? तो यहां पता होना चाहिए कि काकोलूक शब्द बना किससे है? 2 शब्द है इसके अंदर। एक तो है काक, काक यानी होता है कौवा। एक है आपका उल्लूक, उल्लूक यानी क्या होता है? आपका उल्लू। गुण संधि है इसके अंदर। काक प्लस उल्लूक क्या बन जाएगा? आपका काकोलूक बन जाएगा। तो ए प्लस उ बराबर क्या होगा? आपका ओ बन जाएगा। तो काक प्लस उल्लूक काकोलूक। गुण संधि है इसके अंदर आपका। तो क्या बनाओगे इसका? काक और उल्लूक। काक और उल्लूक। अभी हम बात कर रहे हैं केवल आपके 2 पदों वाले की। जैसे मान लो लव कुश आ गया, बीच में कौन सा चिन्ह आ रहा है? आपका योजक चिन्ह आ रहा है। तो क्या बन जाएगा? लव और कुश। लव और कुश बन जाएगा। देखो दोनों का जेंडर समान है, पुल्लिंग है। तो चाहो तो आप जेंडर समान होने की दशा में और के स्थान पर किसका प्रयोग कर सकते हो? एवं का प्रयोग भी किया जा सकता है। जेंडर समान होने पर आप और के स्थान पर किसका प्रयोग कर सकते हो? एवं का प्रयोग भी कर सकते हो। तो लव एवं कुश कर सकते हो। तो लव और कुश भी होता है और आपका लव एवं कुश भी होता है। और है वो हमेशा किसके लिए आता है? आपका अपोजिट जेंडर के लिए। और सिमिलर जेंडर के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? आपका एवं का। जैसे सेब संतरा, तो सेब एवं संतरा बना सकते हो। सेब संतरा। तो क्या बना सकते हो इसका? सेब एवं संतरा। बाकी आपको ध्यान रखना है अधिकांश किसका प्रयोग करना है? आपको और का प्रयोग करना है। जैसे आपका शब्द है हरिहर। हरिहर। तो क्या बन जाएगा? आपका हरि और हर।
साथियों हरि शब्द है वो किसका पर्यायवाची है? हरि है भगवान विष्णु का। हरि यानी क्या होता है आपका? विष्णु। और हरि अपने आप में अनेकार्थी शब्द भी है, कई अर्थ निकलते हैं। बंदर भी होता है हरि का। हरि यानी विष्णु। और हर का मतलब क्या होता है आपका? शिव। कहते हैं ना हर हर महादेव, तो हर का मतलब क्या होता है आपका? शिव होता है। तो इस प्रकार से आपको दो पदों के अंदर किसका प्रयोग करना है? और का प्रयोग करना है। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जहां आपका प्रयोग कर सकते हो। देखो कई बार क्या होता है, दो से अधिक पद आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या करोगे? वहां भी आपको और लगाना है। जैसे आपके सामने आ गया कोई शब्द दाल बाटी चूरमा। अब इसके अंदर तीन पद हैं, दाल बाटी चूरमा। अब यहां हम विग्रह करना है तो क्या बनाएंगे बताओ? देखो तीन पद है तो और का प्रयोग है हमेशा लास्ट वाले पद के साथ ही करना होगा। सभी पदों के साथ और का प्रयोग नहीं होगा। बाकी बीच वाले पदों में किसका प्रयोग करेंगे? हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। तो इसका विग्रह किस प्रकार से बनेगा आपका? दाल, जिसका आप कोमा कहते हो, अल्प विराम, बाटी और चूरमा। दाल बाटी और चूरमा। ऐसा नहीं है आपने समझना दाल और बाटी और चूरमा, तो आपका विग्रह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर दो से अधिक पद है, चाहे वो 3 हो, 4 हो, 10 हो, 50 हो, कितने भी हो, हमेशा केवल अंतिम पद से पूर्व ही किसका प्रयोग करोगे आप? और का। और बाकी सभी पदों के अंदर किसका प्रयोग करना है आपको? अल्प विराम का प्रयोग करना है। जैसे हम पढ़ते हैं क्रांति की, तो वहां आता ना गरम दल और नरम दल। तो वहां मुख्य नेता थे आपके उसके लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। तो लाल बाल पाल। अब तीन पद आ गए, तो इसका विग्रह कैसे करेंगे? लाल कोमा बाल और पाल। क्या बन जाएगा इसका? लाल कोमा बाल और पाल। लाल बाल और पाल। इस प्रकार से क्या बनाना है आपको? विग्रह बनाना है। बहुत सारे शब्द हैं, जैसे आप कहते ना हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो हाथी घोड़ा पाल की, इसका अगर आपको विग्रह करना है तो किस प्रकार से बनाओगे? हाथी कोमा घोड़ा और पाल की। हाथी घोड़ा और क्या बन जाएगा आपका? पाल की। इनके अलावा बहुत सारे शब्द हैं, जैसे आप कहते हो तन मन धन, तो ऐसा आ गया तन मन धन, तो क्या बन जाएगा? तन मन और धन बना दोगे इसका। जैसे मान लो शब्द आ गया कंद मूल फल। भगवान राम ने वनवास के दौरान क्या खाए? कंद मूल फलों का क्या किया? सेवन किया। तो कंद मूल फल, क्या बन जाएगा? कंद मूल और फल बन जाएगा। जैसे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं होती है, बोलते हैं ना रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान, तो यहां भी कितने पद हैं आपके? 3 पद हैं। तो इसका क्या बनाओगे आपका? रोटी कपड़ा और मकान बन जाएगा। तो लास्ट पद के साथ क्या लगाना है आपको? और लगाना है। क्या सर 3 से अधिक पद भी हो सकते हैं क्या? हाँ दोस्तों, 3 से अधिक पद भी हो सकते हैं। कितने पद भी हो सकते हैं? 4, 5, कोई सीमा नहीं है इनकी। हम ऑलमोस्ट 2 पदों के बारे में जानते हैं। पद जो से ज्यादा भी हो सकते हैं आपके 3, 4। जैसे मान लो कई बार आप धर्म यात्रा पर जाते हो तो जयकारे लगाते हो, तो क्या बोलते हो आप? 1 2 3 4 बाबा तेरी जय जयकार। तो कितने पद हैं इसके अंदर आपका? 1 2 3 4। सर अभी आपने कहा था कि 1 2 3 4 ये संख्यावाची पद है, वो किस में आते हैं? द्विगु समास में आते हैं। हाँ दोस्तों आते हैं, लेकिन कब आएंगे? जब अकेला पद होगा। जैसे मान लो 3 आ गया, तो आ गया 3 से मान लो तिराहा, तब आप वहां क्या कर सकते हो? द्विगु समास में कर सकते हो। 4 से क्या आ गया? 4 पाई बना दिया आपने, तो जिसके 4 पैर होते हैं। या 4 से आपने बना दिया चौराहा, तो या फिर 4 से चौखट बना दिया,
तो वो शब्द किस में आ सकते हैं, अकेला आएगा तब आपका किस में जा सकता है, द्विगु में। यहां हमने एक पद की बात नहीं की है, एक से अधिक पदों की बात की है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 संख्या होने के बावजूद भी ये कहां आएगा आपका, द्वंद्व समास में। और ऐसी कंडीशन में विग्रह क्या करेंगे, इसका 1 2 3 और लास्ट पद के साथ क्या आएगा आपका 4, 3 और 4 हो जाएगा। तो 1 2 3 और 4। सर क्या 4 से अधिक पद भी हो सकते हैं क्या? हाँ दोस्तों, 4 से अधिक पदों का भी क्या कर सकते हैं, आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लो 5-6 लड़कियां हैं, वो कहीं घूमने जा रही हैं। जैसे एक का नाम क्या है आपका, पूजा, पूजा कौमा आरती, संध्या, अर्चना, उपासना और शांति। कितनी लड़कियां हो गई दोस्तों आपकी, 6 हो गई है। पूजा, आरती, संध्या, अर्चना, उपासना और शांति। मंदिर जा रही है, कहां जा रही है दोस्तों, मंदिर जा रही है। ऐसा सेंटेंस आ गया आपके सामने और पूछ लिया गया इस सेंटेंस में समास कौन सा है। दोस्तों बहुत से विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पेचीदा बन जाएगा, क्योंकि कभी ऐसा आया हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा आता है तो भी आप यहां क्या देख रहे हो, और देख रहे हो। कितने पद हो गए, पूजा, पूजा, आरती, संध्या, अर्चना, उपासना और शांति। तो इसमें कितने पद आ रहे हैं आपके, 6 पद आ रहे हैं। लेकिन हमने और का इस्तेमाल यहां किया, केवल लास्ट पद के साथ ही किया। तो इसके अंदर भी आपका समास कौन सा होगा, द्वंद्व समास होगा। और ये सारी चीजें कहां मिलेगी आपको, मंदिर के अंदर ही मिलेगी। कौन, पूजा है, आरती है, संध्या है, अर्चना है ना। तो कहने का मतलब द्वंद्व समास में आपके 2 या 2 से अधिक पद आते हैं, और जहां एकार्थी शब्द हो, समानार्थी शब्द हो, आपके कुछ विलोमार्थी भी आते हैं। जैसे धर्म अधर्म, तो धर्म और अधर्म। शीत उष्ण, तो शीत और उष्ण। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग हम इतरेतर समास के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं द्वंद्व समास का दूसरा भेद है, वो कौन सा है आपका, समाहार द्वंद्व। नेक्स्ट कौन सा है आपका, समाहार द्वंद्व। द्वंद्व समास का दूसरा भेद है आपका समाहार द्वंद्व समास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि समाहार जो होता है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। दोस्तों समाहार का शाब्दिक अर्थ होता है समूह, सम प्लस आहार। सम प्लस आहार से क्या बनता है आपका, समाहार बनता है। और समाहार के शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं तो समाहार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है आपका, समूह होता है। साथियों इसके अंदर हम विग्रह करना चाहें तो विग्रह करते समय किसका प्रयोग करोगे, वहां तो और तथा एवं का प्रयोग होता है। और समाहार के अंदर अगर हमें विग्रह करना है तो किसका प्रयोग करेंगे, आदि और इत्यादि का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, चाहो तो किसका प्रयोग कर सकते हो, आदि का। और आदि का प्रयोग नहीं करो तो किसका कर सकते हो, इत्यादि का प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों आदि और इत्यादि में अंतर क्या है, देखो दोनों समान है। इत्यादि किससे बनता है आपका, इति प्लस आदि से बनता है। और इति प्लस आदि संधि कौन सी है इसके अंदर आपकी, यण स्वर संधि। संधि कौन सी है आपकी इसके अंदर, आपकी यण स्वर संधि है। तो आदि और इत्यादि दोनों आपके क्या है साथियों, सिमिलर है। और इसमें आपकी संधि कौन सी है, आपकी यण स्वर संधि। दोस्तों अगर हमें बात करनी है कि आदि और इत्यादि में क्या डिफरेंस है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। चाहो तो आप आदि लगा दो, चाहे क्या लगा दो आपका। और अगर आदि में दी बड़ा आए तो हम यहां आदि का प्रयोग भी कर सकते हैं और इत्यादि का प्रयोग भी कर सकते हैं। देखो कॉमन सेंस की बात है दोस्तों। अगर आपसे कोई पूछे कि आपने आदि और इत्यादि का प्रयोग कहां किया, देखो आदि का प्रयोग हम बहुत जगह करते हैं। जैसे मान लो आपने कोई परिभाषा लिखी, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान गुण या भावों के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। फिर लिखते हो जैसे राम, सोहन, हिमालय, पुस्तक, गाय, प्रेम, दया आदि लगाते हो लास्ट में।
इंग्लिश में बोलते हैं आदि का मतलब होता है ईटीसी, एक्स्ट्रा। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि आपने जो कुछ पहले लिखा है, जो कुछ पहले लिखा है, सेम वैसे ही शब्द और आने की क्या है, संभावना है। तो वहां किसका प्रयोग करते हो, आदि का प्रयोग। कोई परिभाषा ले लो, आप कहते हो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह आदि। इसका मतलब और शब्द है वो भी आ सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब जैसे कोई भी आपने ले लिया कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण। जैसे चालाक लोमड़ी, प्यासी आत्मा, ईमानदार लड़का, नादान लड़की, है ना, आदि। तो इसका मतलब वहां आपने जो कुछ लिखा है वैसे ही शब्द और आने की संभावना है। तो जब बड़ी विषय वस्तु को आप शॉर्टकट में निपटाना चाहते हो तो वहां किसका प्रयोग करते हैं, आपका आदि का प्रयोग किया जाता है। तो इसका मतलब पूर्व में लिखे गए पदों के अनुसार आने वाला अन्य पद, जो पहले आपने पद लिखे हैं उन्हीं के समान प्रकृति का होता है, वहां किसका प्रयोग करते हैं, आदि और इत्यादि का प्रयोग करते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो सकती है कि पूर्व में लिखे गए पदों के अनुसार ही, पूर्व में लिखे गए पदों के अनुसार ही, पूर्व में लिखे गए पदों के अनुसार ही आने वाला अन्य पद पूर्व पदों के समान होता है, पूर्व पदों के समान प्रकृति का होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर आप किसी पद को लिख रहे हो तो आने वाला जो पद है जो आपने पहले लिखा है सेम वैसे ही पद और आ सकते हैं। ऐसी कंडीशन में किसका प्रयोग करते हो, आपका आदि का प्रयोग करते हो। जैसे किस प्रकार के शब्द आएंगे, जैसे दोस्तों इसमें आएंगे, जैसे मान लो मैंने लिखा नमक मिर्च, आ गया नमक मिर्च। अब आपसे कोई पूछे नमक मिर्च में क्या करना है, समास विग्रह करना है, और आपने क्या कर दिया, नमक और मिर्च, तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो नमक कई बार क्या होता है, जैसे घर वाले आपसे कहते हो काम धंधा नहीं करते हो तो कहते ना कि शादी के बाद में तुम्हें नमक मिर्च का भाव पता लग जाएगा, शादी के बाद तुम्हें नमक मिर्च का भाव पता लग जाएगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि केवल आपको शादी होने के बाद में केवल नमक का पता होगा या मिर्च का पता होगा, नहीं। जैसे मान लो कोई सब्जी खराब हो गई, कहते ना कि सब्जी में नमक मिर्च ढंग से डालना। अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि केवल नमक और मिर्च ही ढंग से डालनी है, बाकी मसाला आप चाहे जैसे डाल सकते हो। तो नमक मिर्च का मतलब हो गया उसके अंदर हल्दी है, धनिया है, जीरा है, जो कुछ अन्य सामग्री डालनी है उसका भी आपको क्या होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। और नमक मिर्च के भाव मालूम होने का मतलब ये नहीं कि केवल नमक और मिर्च का भाव पता होना, घर के अंदर जो भी जरूरी चीजें हैं उन सभी का पता होना। तो ऐसी कंडीशन में आपको और का प्रयोग नहीं करना है, इसका विग्रह बनेगा नमक मिर्च आदि, नमक मिर्च आदि। तो आपको इस प्रकार से बनाने हैं। जैसे मान लो अब कोई मान लो व्यक्ति नशा करता है ना, और सगाई करने वाला छोरा लड़का है ना कि पान तंबाकू खाता है या नहीं खाता, तो शब्द आ गया पान तंबाकू। अब इसका अगर आपने ये कर दिया ना पान और तंबाकू तो गलत हो जाएगा। क्या पान तंबाकू से रिलेटेड कोई और शब्द आ सकता है या नहीं आ सकता, कि लड़का पान तंबाकू खाता है या नहीं खाता? तो इसका मतलब केवल ये नहीं कि केवल पान और तंबाकू ही है, पान तंबाकू से रिलेटेड जितने भी पदार्थ हैं, जैसे पान आ सकता है, तंबाकू में आपका जर्दा आ सकता है, गुटखा आ जाएगा, सुपारी आ जाएगा। कहने का मतलब जितने नशीले पदार्थ हैं वो सारे किस में शामिल हो जाएंगे, आपके पान तंबाकू में। तो अगले का मतलब ये है कि पान तंबाकू मतलब उससे कैटेगरी में आने वाले सभी पदार्थ किस में शामिल होंगे, आपके पान तंबाकू में। तो क्या बनाओगे इसका, पान कोमा तंबाकू आदि।
जैसे मान लो आपके घर कोई मेहमान आए, तो मेहमान से आप क्या पूछते हो कि चाय पानी लोगे क्या? क्या लोगे? चाय पानी कुछ लोगे क्या? अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि केवल मेहमान को आप केवल और केवल चाय पिलाना चाहते हो और केवल पानी पिलाना चाहते हो। इसका मतलब दोस्तों ये नहीं है। चाय पानी का मतलब ये हुआ कि चाय का मतलब हो गया चाय से रिलेटेड वस्तुएं। अगला चाय पीता है तो आप चाय पिला सकते हो, चाय नहीं पीता है तो आप उसके स्थान पर कॉफी पिला सकते हो। पानी का मतलब ये है कि पानी पिला सकते हो, पानी की इच्छा नहीं है तो आप उसे शिकंजी पिला सकते हो, कोल्ड ड्रिंक पिला सकते हो, जूस पिला सकते हो। तो ये सारे किस में इंक्लूड हो जाएंगे आपके? चाय, कॉफी, पानी, जूस, शिकंजी, लिम्का, जो भी आपका ठंडा है वो क्या बन जाएगा आपका? चाय पानी। तो चाय पानी आदि क्या बन जाएगा इसका दोस्तों? आपका चाय पानी आदि। जैसे कई बार क्या होता है, कई लड़कों के जैसे मान लो महिलाएं होती है तो उसमें नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश कर जाती हैं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? आपका भूत प्रेत के नाम से जानते हैं। तो कहते हैं ना कि इस लड़के के अंदर क्या आ गया? आपका भूत प्रेत आ गया। तो भूत प्रेत का मतलब क्या होता है? अगर ऐसा आ गया भूत प्रेत, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसके अंदर केवल भूत और प्रेत दो में से ही निवास करते हैं। तो भूत प्रेत का मतलब ये होता है कि इसमें भूत है, प्रेत है, चुड़ैल है, जिन्न है, यानी इस कैटेगरी में जितने भी जीव आते हैं ना वो सारे किस में इंक्लूड हो गए? आपके भूत प्रेत के अंदर इंक्लूड हो गए। तो इसका विग्रह क्या बनाओगे आप? भूत प्रेत आदि। भूत प्रेत का बन जाएगा भूत प्रेत आदि। भूत प्रेत आदि। जैसे मान लो ऐसा कह दिया कि आगे पीछे, आगे पीछे, कि मेरा लड़का तो इतना सोना है कि उसके तो आगे पीछे क्या घूमती रहती है? लड़कियां घूमती ही रहती है। अब आगे पीछे का मतलब ये थोड़ी है कि केवल लड़कियां उसके सामने से ही आती है या पीछे से ही आती हैं। तो आगे पीछे में दो शब्द दे रखे हैं, लेकिन केवल दो का बोध न कराकर ये सारे सराउंडिंग एरिया का क्या करा रही है? आपका बोध करा रही है। आगे पीछे का मतलब हो सकता है दाएं से भी आ सकती है, बाएं से भी आ सकती है, आगे से आ सकती है, पीछे से आ सकती है, यानी दसों दिशाओं की बात की गई है। ऊपर नीचे, कहने का मतलब आगे पीछे दो शब्दों का बोध करा रहा है, लेकिन ये दो शब्द होते हुए भी सराउंडिंग एरिया की बात कर रहे हैं। तो इसका विग्रह क्या बन जाएगा आपका? आगे कोमा पीछे आदि। तो इस प्रकार से दोनों शब्द सार्थक होते हैं ना, तो इस प्रकार से आपको बनाने, क्योंकि नमक भी होता है, मिर्च भी होती है, पान, तंबाकू, दोनों शब्द सार्थक हो तो आपको इस प्रकार से विग्रह करना है। अगर मान लो निरर्थक शब्द आ गया चाय पानी, इसके स्थान पर मान लो ऐसा आ गया चाय वाय, ऐसा आ गया कि चाय वाय। अब देखो चाय शब्द तो होता है लेकिन वाय कोई शब्द होता नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में विग्रह क्या बन जाएगा? चाय। सार्थक शब्द को लेना है, निरर्थक को हटाना है, और क्या बन जाएगा आपका? चाय आदि बन जाएगा। तो अगर निरर्थक शब्द आ जाए, ये पानी है तो पानी वानी होता, तो पानी तो होता है, वानी कोई शब्द नहीं होता, तो पानी आदि। तो ध्यान रखना कि सार्थक और निरर्थक जब दोनों साथ आए तो ऐसी कंडीशन में सार्थक शब्द को यूज करना है और निरर्थक को क्या करना है? आपको हटा देना है। और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे मान लो आप कहीं मंदिर जाते हो तो घर वाले कहते हैं ना कि मंदिर में क्या ले जाना जाते समय? दिया बाती लेकर जाना। क्या लेकर जाना? आपका दिया बाती लेकर जाना। अब बताओ दोस्तों, क्या मंदिर के अंदर दिया और बाती दोनों से काम चल सकता है क्या? दिया चाहिए, बाती चाहिए, उसके अलावा उस बत्ती को जलाने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है? घी की आवश्यकता पड़ती है। उसको जलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? माचिस की। आपके सामने दो शब्द हैं, दिया, बाती, लेकिन उसके अंदर इंक्लूड क्या है? स्वतः घी और माचिस, ये स्वतः क्या हो गए? इंक्लूड हो गए। तो जब किसी कही गई बात में जो शब्द आपके सामने होते हैं उसके साथ साथ स्वतः कुछ शब्द अपने आप इंक्लूड हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, ऐसी कंडीशन के अंदर किसका प्रयोग करते हैं? आपका समाहार। समाहार का मतलब जिसमें शामिल हो जाए, जितनी बात कही जाए
उसके अलावा अगर आपको उसमें कुछ और शामिल करना हो तो ऐसी कंडीशन में किसका प्रयोग करते हैं, आपका समाहार का प्रयोग किया जाता है। तो दिया बाती का क्या बनाओगे, दिया और बाती हम, ऐसे मतलब देना दिया कोमा बाती आदि, इस प्रकार से आपको बनाना है। जैसे कोई बिल्डिंग बनी हुई, आप कहते हो ना कि मकान किससे बना है, कंकड़ पत्थर से ये मकान बना है। ये मकान किससे बना है, आपका कंकड़ पत्थर से बना है। तो साथियों क्या मकान बनाने के लिए केवल और केवल कंकड़ पत्थर की आवश्यकता होती है क्या? कंकड़ पत्थर के अंदर आपका सीमेंट, बजरी, सरिया, ईंट, पत्थर सारे अपने आप क्या हो गए, आपके स्वतः इंक्लूडेड हो गए। तो कंकड़ पत्थर का विग्रह क्या बनेगा, आपका कंकड़ पत्थर आदि, कंकड़ कोमा पत्थर आदि, कंकड़ पत्थर आदि बन जाएगा। जैसे फल फूल, तो फल फूल आदि, फल फूल, तो क्या बनाओगे इसका, फल कोमा फूल आदि। अब जैसे मान लो कुछ लड़के आवारे होते हैं, तो महात्मा उपदेश देते ना कि किसी की बहू बेटी को नहीं छेड़ना चाहिए। जैसे मान लो शब्द आ गया, किसी की बहू बेटी को नहीं छेड़ना चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि केवल आप बहू और बेटी को छोड़ोगे, है ना, बाकी सबको छेड़ोगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि बहू बेटी का मतलब क्या हो गया, जितने भी ऐसे जो स्त्री से संबंधित रिश्ते हैं आपके, बहू बेटी का मतलब चाहे वो आपकी साली हो, चाहे चाची हो, चाहे ताई हो, चाहे भाभी हो, चाहे आपकी बहू हो, चाहे बेटी हो, है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि बहू बेटी के अंदर इससे रिलेटेड सभी रिश्ते वो क्या हो गए, आपके शामिल हो गए। तो इसको आपको बहू और बेटी नहीं बनाना है, क्या बन जाएगा आपका, बहू बेटी आदि। ऐसी कंडीशन तो कब होगी दोस्तों, जब आपके दोनों पद क्या होंगे, सार्थक होंगे। तो वहां किसका प्रयोग करना है, इस प्रकार से यूज करना है। लेकिन कई बार क्या होता है साथियों कि दोनों पदों में से एक पद क्या आ जाता है, निरर्थक आ जाता है। तो निरर्थक पदों के अंदर हम किस प्रकार से विग्रह बनाएंगे। जैसे मान लो आपके क्या तुम्हारी साड़ी वाली कैसी है, तुम्हारी साड़ी वाली कैसी, या सासू वासू कह सकते हो, साड़ी वाली। अब साड़ी शब्द तो होता है, वाली शब्द कैसा है आपका, निरर्थक शब्द। और निरर्थक शब्द सार्थक शब्दों के साथ यूज होकर ही क्या देते हैं, अर्थ देते हैं। किसके रूप में, वगैरह के रूप में। तो यहां आपको साली वाली आदि नहीं बनाना है, निरर्थक शब्द को हटा देना है विग्रह के अंदर, और क्या बनाओगे इसका, साली आदि। इतना ही बनाना है आपको, साली आदि, है ना। जैसे सासू वासु, तो क्या बन जाएगा, सासू आदि। छूछक वूछक, तो क्या बन जाएगा, छूछक आदि। जैसे मान लो शब्द आ गया अड़ोस पड़ोस, शब्द क्या आ गया आपका, अड़ोस पड़ोस। अब इसके अंदर देखो, अड़ोस कोई शब्द होता नहीं है, अड़ोस कोई नहीं होता है, सही शब्द क्या होता है आपका, पड़ोस। ध्यान रखना, पड़ोस हो इसमें कितनी मात्रा आती है आपकी, एक मात्रा। त्योहार, पड़ोस, पड़ोसिन, न्योछावर, इनमें कितनी मात्राएं आती है आपकी, एक मात्राएं आती है। तो सार्थक शब्द क्या है इसमें आपका, पड़ोस। तो विग्रह क्या बन जाएगा आपका, पड़ोस आदि बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, पड़ोस आदि बन जाएगा। जैसे अगल बगल, अड़ोस पड़ोस, साड़ी वाली, चाय वाय, तो चाय वाय आ गया। तो चाय शब्द है वो तो क्या होता है आपका, सार्थक। वाय क्या है आपका, निरर्थक। तो क्या बन जाएगा इसका, चाय आदि। तो पानी वाणी, तो क्या बन जाएगा आपका, पानी आदि। तो अगर दोनों शब्द सार्थक हो तब तो दोनों का यूज करना है। दोनों में अगर एक निरर्थक हो तो निरर्थक शब्दों को हटाते हुए किसका यूज करना है, आपको आदि का यूज करना है। और समाहार द्वंद्व में क्या होता है दोस्तों, पहले दिए गए पदों के अनुसार ही आने वाला पद है उन्हीं के समान प्रकृति का होता है। द्वंद्व समास का तीसरा भेद है कौन सा, आपका वैकल्पिक द्वंद्व। पढ़ते हैं हम, आपका द्वंद्व समास का तीसरा भेद है वो होता है आपका वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व समास। अगर हम बात करते हैं साथियों, वैकल्पिक शब्द है वो किससे बना है, वैकल्पिक शब्द बना है आपका विकल्प।
और विकल्प में कौन सा प्रत्यय है आपका? इक प्रत्यय। तो विकल्प में इक लगाने से क्या बनता है आपका? वैकल्पिक बनता है। और एक देखो विकल्प चिन्ह भी होता है जिसको आप क्या बोलते हो? इंग्लिश में स्लेश कहते हो। ऐसी लाइन होती है ना, इसको क्या बोलते हैं? आपका विकल्प चिन्ह भी कहा जाता है। विराम चिन्ह भी होता है आपका, वैकल्पिक चिन्ह होता है। विकल्प यानी विकल्प में क्या लगाते हो? आपका इक लगाते हो तो क्या बन जाता है? वैकल्पिक बन जाता है। दोस्तों विकल्प का प्रयोग कब करते हो? जैसे आप एग्जाम देते हो कंपटीशन, तो वहां आपके सामने प्रश्न के कितने विकल्प होते हैं? 4 या 5। उनमें से किसी आपको एक का क्या करना होता है? चयन करना होता है। तो सामान्य रूप में परिभाषा यही बन जाती है कि जब आपके सामने एक से अधिक कोई तथ्य होते हैं और उनमें से किसी एक का चयन करना हो, तो ऐसी कंडीशन में किसका प्रयोग करते हो? आपका विकल्प का प्रयोग किया जाता है। और विकल्पिक चिन्ह के स्थान पर हम हिंदी की बात करते हैं तो विग्रह के अंदर हम किसका प्रयोग करेंगे? या अथवा का प्रयोग करेंगे। या तो या का प्रयोग कर सकते हो या फिर किसका प्रयोग कर सकते हो? अथवा का प्रयोग किया जाता है। तो वैकल्पिक के अंदर कि जब आपके सामने एक या एक नहीं, एक से अधिक कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, तथ्य हो और उनमें से किसी का क्या करना हो? आपको चयन करना हो। जैसे एग्जाम देते हो, आपके ऐसा आ गया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, कथन है सत्य या असत्य। जैसे हम कॉलेज के एग्जाम देते हैं तो आपके निम्न में से किन्हीं 4 प्रश्नों के क्या करने हैं? आपको उत्तर देने हैं। तो वहां प्रश्न संख्या 1, फिर अथवा उसी के रूप में क्या होता है? आपका दूसरा प्रश्न दिया जाता है। इसका मतलब उन दोनों में से किसी एक का क्या करना है? आपको चयन करना है। तो वैकल्पिक द्वंद्व में क्या आता है? आपका या और अथवा का प्रयोग किया जाता है। अब यहां देखो आपको किस प्रकार से विचार करना है कि जब ऐसी स्थिति बने कि किसी में से आपको चयन करना हो। जैसे मान लो आप कोचिंग के लिए, घर से कोचिंग के लिए जाते हो तो मम्मी से कहते हो, मम्मी मुझे 150 रुपए दो। क्या कहते हो कि मम्मी मुझे कितने रुपए चाहिए? 150 रुपये चाहिए। अब आपकी मम्मी को किसी पागल कुत्ते ने तो काटा नहीं है ना, कि वो जोड़ेगी। देखो 100 + 50 कितने हो गए? 150, और वो आपको 150 रुपए दे देगी। ऐसा तो होगा नहीं। वो आपसे पूछेगी बेटा कितने चाहिए, 100 या 50। जैसे आप कहते हैं ना कि पापा मुझे 1500 रुपए चाहिए। अब 1500 कितने हो गए? 1500 हो गए। अब ऐसे तो है नहीं कि आपने 1500 मांगे और घर वालों ने कितने निकाल कर दे दिए आपको? 1500। फिर पूछेंगे आपसे कितने चाहिए, 1000 या 500। तो वैसी बात है, 150 रुपए चाहिए तो इसका 150 नहीं होगा, क्या बनेगा? 100 अथवा 50। 100 अथवा 50। तो ऐसी कंडीशन आपको अपने कॉमन सेंस पर ध्यान रखने कि इन शब्दों का यूज आप वाक्य में कहां करते हो, और उस सेंस के आधार पर ही आपको इस बात की अनुभूति होगी कि यहां जो है विग्रह के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? आपका और का प्रयोग न होकर आपका विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें होती है हिंदी व्याकरण के अंदर जो देखकर या पढ़कर आप नहीं सीख सकते। ये चीजें किसके विषय वस्तु होती है? आपकी अनुभव की विषय वस्तु होती है कि आपके सामने जो पद आया है उसका प्रयोग आप कहां करते हो, किस आधार पर करते हो, और उस आधार को ही बेस मानकर आप क्या कर सकते हो इस प्रकार से। जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, किसी के आप पैसे मांगते हो और आप तकाजा करने गए और अगले ने कहा कि यार मैं तुम्हारे पैसे आजकल में लौटा दूंगा, मैं तुम्हारे पैसे आजकल में लौटा दूंगा। अब आपसे पूछ ले कि आजकल का विग्रह क्या होगा? आज और कल होगा, आजकल आदि होगा, आज या कल होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करोगे? और आपको पता है कि जो पैसे इतने दिन से नहीं लौटा रहा है मुझे, कल कल करते कितने दिन बीत गए, तो फिर आप कहो कि भाई साहब पैसे कब लौटा रहे हो? अगले ने कहा आजकल में लौटा दूंगा, तो फिर आप कहोगे कि आज अथवा कल। तो कहने का मतलब यहां आप और का प्रयोग करोगे तो गलत हो जाएगा। सही विग्रह क्या बनेगा आपका? आज या कल, आज या कल। जैसे मान लो कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है और आपने पूछा यार तुम्हारा व्यापार कैसा चल रहा है, तो अगले ने कहा यार व्यापार में तो क्या होता रहता है, लाभ हानि होता ही रहता है। व्यापार में तो क्या चलता है? लाभ हानि चलता ही रहता है। अब इसका देखो चाहो तो अपोजिट है ना, वो आपके इतरेतर में भी आता है, लाभ और हानि। लेकिन परिस्थिति समझो आप
कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि व्यापार में लाभ हानि होता है। अब बताओ, अगर कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है, क्या दोनों चीज एक साथ हो सकती है क्या? व्यापार अगर कर रहा है और अगर आप साल के अंत में बैलेंस शीट मिलाते हो तो दोनों चीज कभी क्या नहीं हो सकती, आपके साथ नहीं हो सकती। या तो केवल और केवल क्या होगा, लाभ होगा। ये कोई खेल का मैच तो है नहीं कि ट्राई हो जाएगा आपका ना। या तो केवल क्या होगा आपका लाभ, या फिर क्या होगा आपका हानि। तो यहां आपको क्या करना है, लाभ या हानि करना है। लाभ और हानि मत कर देना, लाभ अथवा हानि कर सकते हो आप इसका। तो कहने का मतलब आपको प्रकृति देखनी है कि जो शब्द है जो आपके सामने दिए गए हैं उनका आप व्यवहारिक जीवन में कहां प्रयोग करते हो, उस आधार पर ही आपको विग्रह करना है। जैसे कोई आपसे कहे तुम्हारे यार हालचाल कैसे हैं, जीवन कैसा चल रहा है, तो अगर आपने कहा कि यार जीवन में क्या है, सुख दुख आते रहते हैं, जीवन में क्या आते रहते हैं, सुख दुख आते रहते हैं। अब बताओ साथियों, क्या दोनों चीजें कभी एक साथ आ सकती है क्या? जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। या तो जीवन में जब आता है तो केवल और केवल सुख आता है, या फिर कभी क्या आता है, दुख आता है। जैसे हर चांदनी रात के बाद एक क्या आती है, आपकी अंधेरी रात आती है, वैसे ही जीवन में प्रकाश के बाद में भी क्या होता है, आपका अंधेरा। तो इसका बनेगा या तो केवल क्या होंगे, सुख, या क्या होंगे, दुख। तो सुख या क्या होंगे, दुख। जैसे मान लो कोई व्यक्ति ने, किसी ने अपराध किया है ना, और दंड देने वालों से कहता है कि तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। यार जीवन मरण का चक्कर तो चलता ही रहता है ना, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, इसको आप कह सकते हो जीवन मरण। जीवन मरण का चक्कर चलता ही रहता है। अब बताओ, जीवन में दोनों चीजें साथ हो सकती है क्या, जीवन और मरण, कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। या तो केवल क्या होगा, जीवन, या फिर क्या होगा आपका मरण। और दोस्तों जीवन में अंतिम सत्य क्या है, आपका मृत्यु है। तो मौत जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। तो क्या बन जाएगा आपका, जीवन या मरण बनना है। जीवन से कभी इंसान को क्या नहीं करना चाहिए, आपका प्रेम नहीं करना चाहिए। किसी शायर ने कहा है कि जिंदगी एक बेवफा नारी, साथ एक दिन छोड़ जाएगी, और मौत हमारी महबूबा है, आएगी साथ ले जाएगी। तो ये जीवन का सत्य है कि जीवन आपको धोखा दे सकता है, जो एक बेवफा नारी की तरह होता है, लेकिन मौत आपकी सच्ची क्या है, महबूबा है। और जिस दिन मौत आएगी वो कभी आपके साथ क्या नहीं करेगी, आपकी दगा नहीं करेगी। तो जीवन एक बेवफा नारी जो साथ एक दिन छोड़ जाएगी, और मौत हमारी महबूबा है जो आएगी और साथ ले जाएगी। इसलिए जीवन का शाश्वत सत्य क्या है, आपका मरण। तो क्या बन जाएगा आपका, जीवन या मरण। जैसे मान लो और बना सकते, जैसे आपका आ गया आय व्यय, ये आय व्यय होती रहती है। तो इसका मतलब या तो केवल इनकम होती है या केवल खर्च होता है, तो आय अथवा व्यय बना सकते हो। आय अथवा क्या बन जाएगा, आपका व्यय बन जाएगा। बहुत सारे शब्द, जैसे मान लो मैंने कहा राग विराग, कि जीवन में राग और विराग चलता ही रहता है। दोस्तों राग का मतलब क्या होता है, प्रेम। राग विराग चलता ही रहता है। राग का मतलब क्या होता है, प्रेम होता है, और विराग का मतलब क्या होता है, वैरागी या सन्यासी। अब बताओ जीवन में क्या दोनों चीजें साथ हो सकती है क्या, कि आपने सन्यास भी धारण कर लिया और प्रेम भी करते, दोनों साथ नहीं हो सकती। या तो जीवन में केवल केवल क्या होता है, प्रेम होता है, या फिर इंसान क्या होता है, सन्यासी होता है। जैसे आपने सुना होगा गौतम बुद्ध थे, परिवार में थे, अच्छा गृहस्थी थी, और अच्छे पत्नी थी, अच्छे बच्चे थे, और उसका जीवन क्या था, बेहतरीन था। लेकिन जब जीवन से विरक्ति हुई तो वो क्या बन गए, आपका सन्यासी बन गए। एक कहावत है, कुछ पंक्तियां हैं आपकी लहरों के राजहंस की, कि स्त्री का आकर्षण पुरुष को पुरुष बना देता है, और उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां है आपकी लहरों के राजहंस की, कि स्त्री का आकर्षण पुरुष को पुरुष बना देता है, और उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। कि जब तक प्रेम रहता है तब तक तो वो भंवरों की तरह उसकी चारों तरफ मंडराता रहता है, और जिस दिन उसे प्रेम से विरक्ति हो जाती है तो वह मोह त्याग कर क्या बन जाता है, महात्मा बुद्ध की तरह सन्यासी बन जाता है। तो राग विराग दोनों साथ नहीं हो सकते साथियों।
इसका क्या बनेगा आपका राग अथवा विराग, राग अथवा विराग बन सकता है। तो ये जो शब्दावली है दोस्तों किसके अंदर आती है, आपकी द्वंद्व समास के अंदर आती है। और आपकी वैकल्पिक और बना सकते हो, जैसे आपका शीतोष्ण, शीत या उष्ण बन जाएगा, धर्माधर्म, धर्म या अधर्म बन जाएगा, लाभ हानि तो लाभ या हानि बन जाएगा। तो कहने का मतलब इस प्रकार के जो शब्द है वो आपको कहां करने हैं, समाहार या वैकल्पिक द्वंद्व के अंदर आपको इनका यूज करना है। कई बार देखो संख्यावाची इसमें भी आ सकते हैं। जैसे मान लो मैंने ऐसा कह दिया कि अगर मान लो आप कक्षा में गए और आपसे पूछा कि कक्षा में बच्चे कितने हैं, आपने कहा कक्षा में 15-20 बच्चे हैं। कक्षा में कितने बच्चे हैं आपके, 15-20 बच्चे हैं। इसका विग्रह करना हो तो क्या करोगे, यानी कक्षा में 15 से तो क्या नहीं है आपके कम नहीं है, और 20 से क्या नहीं है ज्यादा नहीं है। कक्षा में 15-20 बच्चे हैं, इसका मतलब 15 से लेकर 20 तक, 15 से 20 तक, इसका मतलब 15 से तो कम नहीं है और 20 से क्या नहीं है आपका ज्यादा नहीं है। जैसे मैंने कहा 5-10 तो 5 से 10 तक। तो इस प्रकार के जो शब्द है उनको भी आप कहां यूज कर सकते हो दोस्तों, द्वंद्व समास के अंदर यूज कर सकते हो। तो साथियों आज हमने जो बात की है वो किसके बारे में की है, द्वंद्व समास के बारे में बात की है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी, अपनी राय जो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप निश्चित कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और आपको उत्तर संस्था के द्वारा दे दिया जाएगा। तो इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके सामने फिर से हाजिर रहूंगा। अभी आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।